नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक वाइज। तो आज के वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे अल्काइल अमाइंस केमिकल्स को। ओके। और उसके साथ साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो चार्ट इस कंपनी का चार्ट है उसमें क्या हो रहा है, क्या कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और अगर कुछ अलग कुछ हो रहा है तो वो स्टॉक का चार्ट कहाँ जा सकता है, वो स्टॉक पैटर्न पैटर्न क्या दिखा रहा है। लेकिन वो करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या एनालिसिस करेंगे। पहले तो पहली बात, कंपनी का ओवरव्यू समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू कैसा है। देन देखेंगे की फाइनेंशियल इंसाइट्स, कंपनी का की फाइनेंशियल इंसाइट्स मतलब जो डेटा अवेलेबल है मार्केट में उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। देन साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चेक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 2013 से 2024 तक, बैलेंस शीट सेम 2013 से 2024 तक। देन उसके बाद देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या दिखा रहा है और वो हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या। ओके। देन की डेटा पे बेसिकली फोकस करते हैं कि प्रोमोटर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, परचेस किया है, सेल किया है, होल्ड किया है, क्या किया है। देन देखेंगे सीजनलिटी एनालिसिस, देन ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑडिटर ओपिनियन। लेकिन ये सीजनलिटी एनालिसिस और इंडिपेंडेंट ऑडिटर ओपिनियन मतलब जो ऑडिटर लास्ट ईयर इन लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया था वो क्या बोल रहा है कंपनी का फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर, क्या कंपनी का जो मतलब फाइनेंशियल काम वगैरह होता है, रिपोर्टिंग होता है, वो क्या एकदम फुल कंट्रोल पे है या कि नहीं। वो सभी हर एक चीज़ को, हर एक छोटा छोटा पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है, आप लोग स्किप करके देख सकते हैं जिसको जिस पोर्शन से जिसको जिस पोर्शन चाहिए, जिस पोर्शन का डेटा चाहिए, तो आप लोग स्किप करके देख सकते हैं या फिर आप लोग पूरा वीडियो भी देख सकते हैं, तो हर एक डेटा आप लोग को समझ आएगा। तो पहले समझ लेते इस कंपनी का पूरा बिजनेस ओवरव्यू क्या है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि अगर बिजनेस लीडरशिप मतलब ये कंपनी बेसिकली क्या करता है, तो पहली बात तो ये कंपनी 100+ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है ग्लोबली, और ये ग्लोबल लीडर भी है कुछ कुछ प्रोडक्ट में, जैसे कि एसेट्रोनाइट, DHA, DMA, HCLA, और साथ साथ और कुछ और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट तो केमिकल सेक्टर में अवेलेबल है ही, मतलब जिसमें ये एकदम ग्लोबल लीडर है। उसके साथ साथ ये कंपनी 100+ प्रोडक्ट्स भी ऑफर करता है। सेकेंड, देख लेते हैं कि रेवेन्यू मिक्स मतलब इसका जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसके बेसिस पे इसका रेवेन्यू कहाँ से कितना आता है। तो एलिपैथिक एमाइन से 47%, एमाइन डेरिवेटिव से 29%, स्पेशलिटी केमिकल से 24%। सो बेसिकली प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू मिक्स ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ मटेरियल्स का, कुछ कुछ केमिकल्स का बाज़ार में भाव ऊपर नीचे होता है, तो उसके ऊपर भी वो रॉ मटेरियल्स का भाव अगर ऊपर नीचे होता है तो उसका इम्पैक्ट कंपनी का रेवेन्यू पे ऊपर अगर पड़ेगा तो हर एक जगह इम्पैक्ट करेगा। ओके। और कौन सी इंडस्ट्री में ये सर्व करता है, तो बेसिकली अगर बात करें इंडस्ट्री का, तो ये तो पहली बात तो ये केमिकल वगैरह बनाता है, जिस पे ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर दिया। उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, रबर केमिकल्स, माइनिंग, फाउंड्री केमिकल्स, ये सभी चीज़ों में ये डील भी करता है। मतलब ये सब इंडस्ट्री में इसका जो प्रोडक्ट है वो सभी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेल तो होता ही है, थोड़ा बहुत का बहुत ही सेल होता है। और उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल स्प्लिट अगर बात करें तो कौन कौन सा कंट्री में इसका, मतलब इंडिया पे तो है ही है, इंडिया को छोड़ के कौन कौन सा कंट्री में इसका प्रेजेंस है, ग्लोबल प्रेजेंस कैसा है। तो मेक्सिको, USA, UAE, चाइना, थाईलैंड, स्पेन, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एट्सेट्रा, तो ऑलमोस्ट हर एक जगह पर ही थोड़ा बहुत है। डोमेस्टिक अगर परसेंटेज में देखें तो डोमेस्टिक मतलब इंडिया में तो इसका क्या बोले 80% ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस तो करता ही है। इंटरनेशनली 20%, मतलब रेवेन्यू काफ़ी हद तक ऐसे डिवाइड है, 80-20 पे डिवाइड है, मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बेसिस पे। ठीक है। तो ये था इसका पूरा का पूरा बिजनेस ओवरव्यू। अभी देख लेते हैं कुछ फाइनेंशियल की इंसाइट्स को क्या है। पहली बात, पहले बार पहली पॉइंट तो ये है कि इसका मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैपिटल कितना है। तो इसका मार्केट कैपिटल है करीब करीब 8.9 करोड़, 9 करोड़ ही पकड़ लीजिए, 8.9 मतलब 9 करोड़ के आसपास ही है, 8,974 करोड़, तो इतना है। करेंट मार्केट प्राइस कितना है, आई मीन
17 जनवरी तक करेंट मार्केट प्राइस था 1795। ओके, उसके साथ साथ स्टॉक पी बाई ई, मतलब स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अभी ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स इस शेयर का इस कंपनी का जो अर्निंग्स है उसके ऊपर कितना कॉन्फिडेंट है पर शेयर बेसिस पे। तो ये 53.4 है, और अगर इंडस्ट्री का देखेंगे तो 32.2 है। मतलब इन्वेस्टर्स जितना भी लोग इस पे इन्वेस्ट करता है वो लोग तो मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट है ये कंपनी अर्निंग्स तो डेफिनेटली करेगा। अगर स्टॉक पी बाई ई के बेसिस पे हम लोग इस कंपनी को एनालिसिस करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स आर कॉन्फिडेंट। ओके, उसके साथ साथ कैश फ्लो, सी एफ ऑपरेशन मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। तो इन लोग का जो ऑपरेशंस होता है मतलब जो काम होता है इससे इन लोग का कितना कैश फ्लो जनरेट होता है। तो देख लिए 275 करोड़ के आसपास। ऑल्दो इस ये यहाँ पर जितना भी बातें हो रहा है उसको मैं नीचे ये की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले थोड़ा डिटेल पे मतलब यहाँ पर थोड़ा ओवरव्यू दे देते। वर्किंग कैपिटल मतलब इसका जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होता है उसमें वर्किंग कैपिटल का अगर रिक्वायरमेंट बोले तो बहुत ही है। करीब करीब 300 करोड़ ही पकड़ लिए, 292 करोड़। तो वो थोड़ा बहुत मतलब एडजस्ट करने का 300 करोड़ ही होता है। ओके, इविटा मार्जिन्स कभी हद तक 0.2 मतलब 20% है टोटल सेल्स के ऊपर। सेल्स में से 20% इसका इविटा ही है, ठीक है। और अगर बात करें डिविडेंड यील्ड तो 0.57 है। ईवी बाई ईबिटा 29.3 है, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में अगर बात करें कि फाइनेंशियल इंसाइट को तो लास्ट डे पे ये ओपन हुआ था 1750 पे, और प्रीवियस डे का क्लोज देखे तो 1748 है, 1748। देन इसका वॉल्यूम देखे 23,550 तक इसका ट्रांजैक्शंस ऑल थ्रू आउट द डे पूरा दिन में हुआ था, ठीक है। अगर स्टॉक बीटा का बात करें तो 0.73 है, बीटा काफ़ी हाई है। तो इस बेसिस पे मुझे जितना लगता है कि अच्छा खासा चेंजेस तो होता ही है इसका मतलब आ, ये बीटा के बेसिस पे अगर देखें इसका स्टॉक का प्राइस ऊपर ऊपर नीचे तो अच्छा खासा होता ही होगा। मार्केट कैप तो पहले ही बात कर लिया था। हाई कितने पे गया था? 1800 के करीब करीब। और लो कितने पे गया था? 1737 और 1740 ही पकड़ लीजिए। तो ये था इसका पूरा की फाइनेंशियल ओवरव्यू, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा बिजनेस, उसके बाद की फाइनेंशियल इंसाइट्स। अभी देखते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है? पहली बात कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आप लोग को भी मिल सकता है। अगर आप लोग स्क्रीनर पे जाके चेक करेंगे तो ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोग को मिल जाएगा। तो मैंने 2013 से 2024 तक पूरा एनालिसिस किया है। तो ये वहाँ से ही बेसिकली ये एक स्क्रीनशॉट लिया है। तो उस बेसिस पे अगर इस पे थोड़ा फोकस करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं कि कंपनी एक्चुअली में क्या कर रहा है। तो अगर बोले रेवेन्यू मतलब सेल्स, कंपनी का सेल्स 2013 से अगर देखें तो कंटिन्यूसली बढ़ता गया है। चलिए 2013 को छोड़ देते हैं, लास्ट 4 साल देखते हैं, 2021, 22, 23, 24। तो 2021 पे था 1200, 1250 के आसपास। 2022 पे था 1500, 1550 के आसपास। 2023 पे था 1700 के आसपास, और 2024 पे था 1400। तो कंटिन्यूसली ये कंपनी एक एक रेवेन्यू को मेंटेन करता हुआ आ रहा है लास्ट 4 साल पे। ये सभी फिगर करोड़ में, ठीक है। उसके साथ साथ देखें तो एक्सपेंसेस बेसिकली कॉस्ट ऑफ मतलब इन लोग का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको जनरेट करने के लिए जो इन लोग का रेवेन्यू आ रहा है उसको लाने के लिए एक्सपेंसेस भी होता है। तो वो एक्सपेंसेस भी काफ़ी हद तक मतलब एक बैलेंस वे में ये लोग मेंटेन किया है। 1812 यहाँ पर 1216, 1335, 1190 के आसपास, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसका पूरा का पूरा मतलब सेल्स और एक्सपेंसेस। उसके बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 200, 250, 430, 326, 348 और 250, ठीक है। तो काफ़ी हद तक सिचुएशन ऐसा है। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले
या फिर, तो ये लोग एक एवरेज प्रॉफिट को तो ऑलमोस्ट, मतलब नॉट जस्ट एवरेज, मतलब एक अच्छा एवरेज प्रॉफिट को मेंटेन किया है। अगर 4 साल के बेसिस पे देखें, 2020 से अगर देखें तो करीब करीब 297, 257, 430, 326, 348, 252, तो ऑलमोस्ट 250 के ऊपर ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन किया है। अगर नेट प्रॉफिट का बात करें, नेट प्रॉफिट कैसा आ रहा है 2020 से अगर देखें, 215, 295, 225, 229, 149। लास्ट साल में आई मीन 2024 में थोड़ा बहुत इन लोग का नेट प्रॉफिट डाउन गया है, लेकिन फिर भी अगर ऑन एन एवरेज देखिए क्या, तो अच्छा खासा ही इन लोग का नेट प्रॉफिट आया है। मतलब लास्ट के जो 5 साल या 6 साल के बेसिस पर अगर एनालिसिस करें, तो जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर अगर फोकस करेंगे तो इन लोग का नेट प्रॉफिट काफ़ी हद तक अच्छा ही मेंटेन कर रहा था। ठीक है, उसके साथ साथ ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम या ज़्यादा तभी होता है जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब इन लोग का जितना भी रॉ मटेरियल्स वगैरह होता है उन लोग का प्राइस में अगर चेंजेस होता है, देन साथ साथ और भी जितना भी चीज़ें होता है, आई मीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जितना भी चीज़ें होता है उसमें थोड़ा बहुत अगर चेंजेस होता है, मेनली रॉ मटेरियल्स कॉस्ट तो बहुत ही होता है, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है ना, तो इन लोग का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बहुत इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पूरा एनालिसिस, क्या है नहीं है पूरा बता दिया। देन उसके बाद देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए। कंपनी का डेप्ट क्या है, सही से डेप्ट है कि नहीं है, सही से मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा ओवरव्यू मिलता है। तो पहले बात कर लेते हैं इन लोग का जो डेप्ट है, तो बोरोइंग्स। तो अगर बोरोइंग्स मतलब होता है कि टोटल डेप्ट, ठीक है, मतलब इन लोग का जैसे जो बड़ा बड़ा लोन होता है ना, बड़ा बड़ा डेप्ट होता है, मतलब कहीं से पैसा वैसा लेके रखा है, उसको 10 साल 15 साल तक पेमेंट कर रहा है, कर ही जा रहा है कर ही जा रहा है। और भी बहुत सारा होता है, नॉट जस्ट लोन, मतलब सिर्फ लोन ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो अगर लास्ट 5 साल का देखें, 2020 से अगर देखें तो 87, 2021 पे 47, 2022 पे 23, 2023 पे 88, 2024 पे 3, 2000, ओके, तो ये सितंबर वाला आई मीन इसको हटा दीजिए, 2000 मार्च तक की देखिए। तो यहाँ तक अगर देखेंगे तो काफ़ी हद तक बोरोइंग्स को इन लोगों ने, मतलब इन लोग का जो डेप्ट है, डेप्ट का अमाउंट को इन लोगों ने मेंटेन करने की कोशिश किया है। नॉट जस्ट मेंटेन किया है, ऑलमोस्ट डेप्ट का जो पेमेंट है उसको मिटा ही दिया है। क्योंकि 2023 में अगर डेप्ट देखेंगे 88 था, वहाँ से 2000 मार्च 2024 पे देखिए 3, मतलब कितना अमाउंट इन लोगों ने कम्प्लीटली पेमेंट कर दिया है। मतलब डेप्ट का कोई झूठ झमेला ही नहीं रखा है इन लोगों ने, जो काफ़ी हद तक अच्छा चीज़ है। ओके, और उसके साथ साथ अगर और भी कुछ चीज़ें देखे जाए, जैसे कि ये अदर एसेट्स अदर लाइबिलिटीज़ बेसिकली करंट एसेट्स को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब इन लोग के पास क्या बोले वो कैश एंड कैश बैलेंस और अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स पेबल का क्या सिचुएशन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से एक आइडिया मिलता है कि कंपनी का ऑपरेशन से कितना पैसा आ रहा है। आई मीन इन लोग का जो काम वाम होता है वहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा ये लोग इन्वेस्ट कर रहा है, कितना पैसा फाइनेंसिंग कर रहा है। तो हर एक चीज़ का आइडिया यहाँ से मिल जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर चेक करें लास्ट 5 साल के ही देख लेते 2020 से 188, 2021 364, 2022 205, 2023 248, 2024 275। तो ऑपरेशंस मतलब इन लोग का जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होता है, आई मीन इन लोग का जो बिजनेस है वहाँ से तो अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है, ऐसा नहीं कि पैसा आ रहा है और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट वगैरह परचेस करना या फिर R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना, तो अच्छा प्रोडक्ट ऑफर कर पाए। तो वो अगर देखें तो काफ़ी हद तक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट तो किया है, मतलब मानना पड़ेगा। 2020 पे किया था 41, 2021 पे किया था 213, 2022 पे किया था 206, 2023 पे किया था 277, 2024 पे किया है 121। मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, एकदम क्या बोले भर के इन्वेस्टमेंट किया है, मानना ही पड़ेगा।
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अगर ये चेक करें तो इसमें क्या है, 140 है, हाँ 140 का नेगेटिव बैलेंस है। क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने अच्छा खासा, जितना भी इन लोग का डेप्ट, यहाँ पर अगर बैलेंस शीट में देखेंगे तो डेप्ट काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो एक बात तो क्लियर कट है भाई, इन्वेस्टमेंट जैसे कर रहे हैं ये लोग, जैसे कि इन लोग का प्रोडक्ट क्वालिटी को अच्छा करने के लिए इन लोग का प्रॉफिट वगैरह, मतलब प्रॉफिट का अमाउंट अगर ज़्यादा करना है तो सेल भी अच्छा करना है, सेल अगर अच्छा करना है तो प्रॉफिट वगैरह के, आई मीन सेल अगर अच्छा करना है तो अच्छा क्वालिटी का चीज़ें तो बनाना पड़ेगा ना। तो उसमें इन्वेस्टमेंट जैसा किया है, डेप्ट का भी, मतलब डेप्ट का पेमेंट भी अच्छा किया है, तो इसी वजह से मुझे जितना लग रहा है कि ये नेगेटिव पे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नेगेटिव पे, जो कि अच्छा चीज़ है। मतलब नॉट जस्ट ये लोग, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये लोग डेप्ट वगैरह पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और ऑपरेशंस, मतलब इन लोग का जो ऑपरेशंस है बिजनेस से अच्छा खासा कैश फ्लो भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए नेट कैश फ्लो जो साल के एंड तक बच रहा है वो करीब करीब 13 है। आई मीन ये सभी फिगर्स करोड़ में, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा एकदम पहले से लेकर लास्ट तक का एनालिसिस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बात कर लिया, बैलेंस शीट का बात कर लिया, उसके साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग समझे बिजनेस क्या है, उसके बाद क्या क्या की इनसाइट है जो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया, उसके बाद समझे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। अभी देख लेते हैं कुछ की डेटा। अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको होल्ड कर रहे हैं, खरीद रहा है, सेल कर रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर सितंबर 2024 का देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का परसेंटेज था 3.20%, ओके। वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दिसंबर में 3.23, चलिए कुछ तो खरीदा है, मतलब मान रहे कि 0.03% हाई है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट तो किया है बंद, ठीक है। प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स का भी परसेंटेज बढ़ा है। रिटेल एंड अदर्स का परसेंटेज थोड़ा बहुत कम हुआ है। और म्यूचुअल फंड ने भी परसेंटेज बढ़ाया है, मतलब खुद का शेयर होल्डिंग परसेंटेज। म्यूचुअल फंड पहले था 0.86%, अभी ये 1.05%। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, वो लोग ने भी परसेंटेज बढ़ाया है, करीब करीब 0.67% से 0.72%। मतलब ये लोग तो कॉन्फिडेंट है, ये लोग खरीद रहा है इसको, ठीक है। पहली बात, ये स्टॉक, मतलब ये जो एनालिसिस है ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी का प्रेजेंट मतलब पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो कैसा है, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल्स ओवरव्यू हर एक चीज़ है, ठीक है। तो की डेटा ऐसा था, ठीक है। अभी यहाँ पर सीजनलिटी एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार इसका जो स्टॉक मार्केट वाला चार्ट है वो समझ लेते हैं, देन उसके बाद ये सीजनलिटी एनालिसिस करेंगे तो इजी होगा समझने के लिए। इस वाले में, आई मीन लास्ट वीक में जाने से पहले थोड़ा और इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं ये 1 मंथ का सपोर्ट को, ठीक है। ये रहा 1 मंथ का सपोर्ट, इसको पूरा लिख देना सही होगा, 1 मंथ सपोर्ट, ओके। तो 1 मंथ का रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन हम लोग को मिल गया कि रेजिस्टेंस कैसा है, सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है। और ये सपोर्ट वाला जो लाइन है ना, मेरे अकॉर्डिंग टू मतलब मेरा एनालिसिस के बेसिस पे मुझे लग रहा है कि ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके बैठा हुआ है, क्योंकि ये वाला सपोर्ट ना सिर्फ ये लास्ट मतलब करीब करीब 27 दिसंबर से लेना स्टार्ट किया है। और अगर आप नोटिस करिए रहा 30 दिसंबर, उसके बाद ये रहा 6 जैन, उसके बाद 8 को, देन यहाँ पर वापस यहाँ पर 13 जैन को, देन इधर पे 16 आई मीन 16 जैन को। तो अच्छा खासा सपोर्ट तो लिया है भाई, इसके नीचे तो ये स्टॉक गया है नहीं है, मतलब जितना लग रहा है कि इसके नीचे जाने का चांसेस तो करीब करीब कम ही है। लेकिन अगर ये वाला स्टॉक का अगर इधर पे और थोड़ा फोकस करें, स्पेशली इधर पे, तो अगर आप लोग ये वाला लाइन को देख रहे हैं मेरा, रुकिए इसको थोड़ा दूसरा कलर देते, क्या दे इसको, रेड दे देते। ये वाला जो लाइन है जहाँ पर मेरा कर्सर है, देखिए यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर बना है डबल बॉटम, राइट। तो उसके बाद ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया था, मतलब बना कहाँ पर था, अच्छा खासा नहीं, मतलब थोड़ा एवरेज तो गया ही था। मतलब ये बना है 1765 पे, उसके बाद ये गया किधर तक था, 1813,
मतलब करीब करीब 50-60 रुपीज़ ऊपर जा पाया है। अगर अगर इस ड्राइंग को हम हटा देते हैं और पैटर्न पे फोकस करते, मतलब ये यहाँ पर जो जितना भी पैटर्न बना है तो उसके ऊपर अगर फोकस करते, तो यहाँ पर तो एक पैटर्न बना है यहाँ से करीब करीब यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं ये वाला। ओके, इसको हटा देते हैं। यदि ऊपर गया, नीचे, देन ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर, देन वापस। इसके बाद ये नीचे जाने के बाद अगर ये वाला जो ऊपर वाला लाइन है जहाँ पर मेरा कर्सर है, इसको अगर ब्रेक करता तो चांसेस था कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये जा नहीं पाया। उसके बाद ये वापस नीचे चला गया। ठीक है, ये यहाँ पर एक ट्रेंड है। उसके बाद अगर देखें तो काफ़ी हद तक यहाँ पर बहुत देर तक, या मतलब बहुत दिनों तक ये यहाँ पर घूम रहा था सपोर्ट लाइन के आसपास ही। देन यहाँ पर एक 9 जैन को अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बाई दिख रहा है मुझे। करीब करीब वॉल्यूम अगर चेक करें तो अच्छा खासा वॉल्यूम पे बाई तो हुआ था भाई। उसके बाद एज़ यूजुअल अगर बाई होगा तो सेल भी होगा। काफ़ी हद तक यहाँ पर सेलिंग भी हुआ है, और इतना सेलिंग हुआ है इसको पूरा नीचे ही मतलब लेके चला गया है। मतलब 9 जन को ये वाला सेल देख सकते हैं। 9 जन को 3 बजे के आसपास एक बार सेल हुआ। उसके बाद 10 जन को वापस सेल हुआ है। सेल होते 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 ये नीचे गिर गया। यहाँ पर भी 10 जन को ना एक पैटर्न बन रहा है। अगर अच्छे से अगर हम लोग नोटिस करें तो ये देखिए, ये वाला पैटर्न का हम बोल रहे थे। बहुत क्लियर कट पैटर्न है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पैटर्न ब्रेक हुआ और ये ऊपर वाला लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला गया। ये वाला लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला गया। ठीक है, तो ऊपर अच्छा खासा गया था। देन उसके बाद क्या हुआ, 15 जन को वापस ये मतलब इसी जगह पे घूम फिर रहा था, करीब करीब ये वाला एरिया पे। मतलब यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये जो 1 मंथ वाला सपोर्ट हम मतलब ये तो 1 मंथ वाला सपोर्ट ये है, मतलब ये वाला लाइन है, तो इसी के अंदर घूम फिर रहा था। मतलब 1 मंथ बेसिस पे अगर चार्ट का अलग अलग टाइम फ्रेम में अगर मतलब पैटर्न जो बना था उसका बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न वापस बना है। ये देखिए, ये नीचे गया, वापस खरीदते खरीदते ऊपर गया, देन थोड़ा बहुत सेल हुआ, देन एक पुल बैक देखने को मिला, देन वापस ये लोग यहाँ पर एक अच्छा खासा मोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, जिसके बाद ये थोड़ा ऊपर गया, देन वापस नीचे। तो यहाँ पर एक पैटर्न तो बन रहा है। अभी ये जो पैटर्न बन रहा है, ये वाला पैटर्न और ये जो ये ऊपर वाला जो लाइन है, ये वाला जिस लाइन को मैं कर्सर से मूव कर रहा हूँ, ये वाला लाइन के ऊपर अगर क्रॉस करेगा तो फील लाइक ये ऊपर जा सकता है। और अगर नीचे को मारा, नीचे को क्रॉस करा, तो ये तो भाई डूबेगा, मतलब वापस नीचे ही जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इससे नीचे जा सकता है, क्योंकि प्रीवियसली अगर नोटिस करें, स्पेशली लास्ट दिसंबर से, ये जो इसका सपोर्ट लाइन है ना, मतलब ये 3 मंथ और 1 मंथ का तो सपोर्ट लाइन करीब करीब सेम ही है। ये वाला लाइन पे ना अच्छा खासा इसको सपोर्ट मिलता आया है, मतलब 27 दिसंबर से तो मिल ही रहा था। ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर दे तो मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जा सकता है। करीब करीब इसमें ही घूम फिर रहा है। तो ये था 1 मंथ का, 3 मंथ और 1 मंथ का एनालिसिस। ठीक है, अभी अगर देखें 5 डेज़ का, मतलब लास्ट वीक में ये क्या कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा ड्राइंग हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब एनालिसिस पे ऐसा होता है। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, नहीं तो हम लोग के लिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। मेरा वीडियो पहले हम मतलब इसीलिए हम पहले बोल रहे थे कि आप लोग स्किप कर के देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है फाइनेंशियल्स और इसको मिला जुला के। ठीक है, अभी देखते हैं लास्ट 5 डेज़ में क्या हुआ है। 5 डेज़ का अगर बात करें तो ये रहा मेरा 13th। ठीक है, यहाँ से अगर स्टार्ट करें करीब करीब ये वाला लाइन, तो ये इसके ऊपर एक ही बार गया था। उसके बाद मतलब यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिले। ये देखिए 14 जैन को, 14 जैन, हाँ फॉल्स ब्रेकआउट है, नहीं ये देखिए थोड़ा,
हाँ, तो यहाँ पर अगर नोटिस करें तो ये रहा इसका मतलब 5 डे बेसिस में ये जो ऊपर वाला लाइन है ये इसका रेजिस्टेंस बना है, और उसके नीचे अगर देखें तो करीब करीब यहाँ पर ये इसका 5 डे बेसिस में सपोर्ट है। ठीक है, तो ये रहा इसका रेजिस्टेंस और ये रहा इसका सपोर्ट। चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं 5 डेज रेस ऊपर वाला जो लाइन है, और नीचे वाले को भी मार्क कर देते हैं 5 डेज सपोर्ट। ठीक है, 5 डे बेसिस में सिचुएशन ऐसा है। 5 डे बेसिस में अगर थोड़ा चार्ट का पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो भाई यहाँ पर तो बहुत सारा पैटर्न है, करीब करीब बहुत सारा ही पैटर्न है। कैसा कैसा पैटर्न है रुकिए आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। पहले यहाँ से एक बार देख लो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है करीब करीब ये वाला से, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था ना, तो यहाँ से पकड़ लो ये वाला काफ़ी हद तक एक मतलब क्लियर कट दिख रहा है कि ये थोड़ा सेल हुआ, देन उसके बाद वापस बाई देन सेल, वापस बाई देन सेल, देन उसके बाद यहाँ पर मतलब ये तो लास्ट नेक्स्ट डे पे चले गए हम। देन उसके बाद यहाँ पर जितना भी बाई एंड सेल हुआ था ये देखो, इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो लाइन है ना, स्पेशली ये वाला, रुको इसको थोड़ा जूम करके दिखाते, ये वाला जगह पर, ये वाला जगह का हम बोल रहे थे, ये वाला, हाँ ये वाला इधर पे ये स्टॉक इधर पे मतलब ब्रेकआउट होके नीचे चला गया, देन वापस नेक्स्ट डे पे ऊपर पे ओपन हुआ, देन वापस नीचे ही गया है। ठीक है, तो 5 डे बेसिस में पहला वाला पैटर्न तो यहाँ मिल गया। देन उसके बाद अगर और थोड़ा देखें तो काफ़ी हद तक यहाँ पर सेम ही मतलब पैरेलल ही घूम रहा था, एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा घूम रहा था। ये देखो इधर भी बहुत ज़्यादा घूम रहा था। और अगर लास्ट डे का बात करें तो ये था 5 डे का। ठीक है, और अगर लास्ट डे का बात करें, लास्ट डे में क्या हुआ था, तो लास्ट डे में जैसा मैंने बोला 5 डे और लास्ट डे में ज़्यादा कुछ फ़र्क तो देखने को नहीं मिल रहा है। वही घुमा फिरा के एक ही जगह पर मतलब ये लोग थोड़ा बहुत क्लोजली, ये देखो, हाँ ये वाला पैटर्न का अगर हम लोग नोटिस करें तो ये था 17 जनवरी। ठीक है, तो ये रहा 17 जनवरी। और यहाँ पर पैटर्न को अगर देखें तो पहला तो यहाँ पर एक तो है, ये वाला को अगर देखें तो यहाँ पर एक नीचे गया, ऊपर नीचे, देन ऊपर, देन नीचे, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया ना। यहाँ पर ब्रेकआउट तो नहीं हुआ लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ा और डिप करे, यस यहाँ से देखो ये इसके बाद इसके ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, उसके बाद ये नीचे ही चला गया, नीचे ही चला गया। देन बायर लोग का सपोर्ट आ गया, बायर लोग ने खरीदते खरीदते वापस ऊपर लेके गया। तो काफ़ी हद तक सिचुएशन ऐसा था, मतलब लास्ट डे पे अगर देखें। उसके बाद ये वाला जो जगह है, स्पेशली ये वाला जो जगह है, रुको थोड़ा इसको थोड़ा देन यहाँ से जो स्टार्ट हुआ भाई ये वाला, मतलब काफ़ी हद तक ये वाला एरिया पे सेम ही जगह पर घूम फिर रहा था ये। ठीक है, मतलब ये वाला जो जगह है यहाँ पर काफ़ी हद तक घूम रहा था, मतलब ये जो यहाँ पर मतलब यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा टाइम तक देखो यहाँ पर ही था। ठीक है, ये जो इसका 1 डे लेवल पे अगर बोले तो इसका सपोर्ट करीब करीब यहाँ पर बना था 1740 पे। ओके, और अगर रुको और थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, हाँ अगर यहाँ से देखें तो करीब करीब इसका सपोर्ट था इधर पे, मतलब 1737 के आसपास। तो यहाँ से अगर नोटिस करें ये वाला इसका 1 डे का था, 1 डे का सपोर्ट है। इसको रिमूव कर देते हैं ये वाला ड्राइंग को, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। तो यह था इसका 1 डे, इसका था 1 डे वाला
इसको मार्क कर देते हैं, इजी होगा समझने में। तो इसको लिख देते हैं वन डे रेजिस्टेंस, और ये नीचे वाले को मार्क कर देते हैं 1 डे सपोर्ट। तो लास्ट डे, बेसिकली जो लास्ट डे था उसमें ये था उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसी के बीच ये घूम फिर रहा था। 2-3 बार तो ये 3 बार तो टच ही कर दिया था, 3-4 बार रेजिस्टेंस लाइन को, लेकिन ब्रेक करके ऊपर तक नहीं जा पाया, जो इसका 5 डे वाला रेजिस्टेंस लाइन है। लेकिन ये इसका सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन करीब करीब 1740 पे बना है, और ये जो इसका रेजिस्टेंस लाइन है 1760 पे बना है, मतलब इसके बीच ही घूम रहा था ये। तो ये था पूरा का पूरा सिचुएशन 1 डे पे। ओके, तो वापस अगर हम लोग इस सिचुएशन पे बात करें, अगर 3 मंथ बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया है, तो 3 मंथ बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो 3 मंथ बेसिस पे सिचुएशन काफ़ी हद तक ऐसा है, ठीक है। 1 मंथ बेसिस पे भी हम लोग बात कर लिए, 5 डेज़ बेसिस पे भी हम लोग बात कर लिए, 1 डे बेसिस पे भी हम लोग बात किए। अभी अगर हम लोग चेक करते, रुको इस ड्राइंग को रिमूव कर देते, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है देखने में। लेकिन अभी अगर हम लोग चेक करें RSI क्या बता रहा है, रुको RSI भी देख लेते हैं। तो RSI पे क्या दिख रहा है, 41, करीब करीब 41.65। तो भाई एक तो बात क्लियर कट है कि स्टॉक का सेल तो बहुत अच्छा खासा सेल हुआ था, मतलब क्या बोले, बहुत अच्छा ही सेल हुआ है स्टॉक का। उस वजह से ये गिरता ही गया है। अभी फ़िलहाल कहाँ पर है, अभी फ़िलहाल इसका इंडिकेटर दिखा रहा है 1750 या 1755 में। तो ये था पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का जो चार्ट है उसका एनालिसिस। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो अभी वापस बैक चलते सीजनलिटी एनालिसिस में, क्योंकि सीजनलिटी एनालिसिस पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि स्टॉक एक्चुअली में कितना रिटर्न दे रहा था ऑन एन एवरेज हर एक मंथ, और एज वेल एज कौन से मंथ पे इसका क्या हालत रहता है, पॉजिटिव में रहता है, नेगेटिव में रिटर्न आता है, क्या होता है, वो सीजनलिटी एनालिसिस पता चलता है। देन हम लोग ऑल्सो बात करेंगे और इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट पे भी। तो चलो वापस उसमें चलते हैं। तो अभी तक हम लोग समझे कि इसका फाइनेंशियल्स, बिजनेस ओवरव्यू वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी देखते हैं इसका जो स्टॉक मार्केट वाला चार्ट है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, अभी सिचुएशन कैसा है। तो फिलहाल अगर हम लोग देखें, मतलब हम 3 मंथ के पहले देख लेते, तो ये था 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर से ये इसका जो गिरना स्टार्ट हुआ है, ये गिरता ही गया है करीब। अगर आप नोटिस करें तो ये गिरना स्टार्ट हुआ था 2376 से, अभी कहाँ पर आके रुका है 1700, करीब करीब 1750, 1750 पे, ठीक है। तो ये गिरना स्टार्ट हुआ है यहाँ से लेकर इतना, ठीक है, समझ गए। अब इसको हटा देते, क्योंकि इन डेप्थ अगर एनालिसिस करना है तो इसको इतना बड़ा ड्राइंग लेकर हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखते इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है 3 मंथ बेसिस पे। तो पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 मंथ बेसिस पे इसका क्या बोल सकते हैं, 3 मंथ बेसिस पे इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं, ईजी होगा हम लोग के लिए। तो ये क्या है, ये है हम लोग का 3 मंथ का रेस मतलब रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी देखते हैं 3 मंथ बेसिस पे इसका सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। तो काफ़ी हद तक ये वाला इसका सपोर्ट है, करीब करीब 1710 ही बोल सकते। तो 1710 है इसका सपोर्ट, तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए ओके, 3 मंथ सब बेसिकली मीन्स 3 मंथ सपोर्ट। चलिए इसको पूरा ही लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है। अभी फ़िलहाल स्टॉक कहाँ पर जा रहा है, स्टॉक बहुत ज़्यादा क्लोज है, 3 मंथ सपोर्ट के आसपास ही घूम रहे हैं, ठीक है।
तो ये 3 मंथ बेसिस पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, समझ गए। अभी देखते हैं 1 मंथ बेसिस पे इसका क्या हालत है। 3 मंथ बेसिस पे अगर देखें, 3 मंथ बेसिस पे अगर इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो मतलब 1 मंथ पे हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर 3 मंथ बेसिस पे अगर स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखिए, कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ही जा रहा था, मतलब ऊपर पे जाने का कोई नाम ही नहीं है इधर पे। और अगर थोड़ा बहुत मतलब कोशिश किया था ऊपर पे जाने का, अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये जहाँ पर मेरा कर्सर है, करीब करीब 5 नवंबर 2024 को थोड़ा बहुत कोशिश तो किया था इस दिन को, आई मीन 29 अक्टूबर से थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा था ऊपर जाने का, लेकिन फिर भी उसके बाद ही ये कंटिन्यूसली नीचे ही जाता गया, नीचे ही जाता गया। अभी फ़िलहाल यहाँ तो ऐसा है 3 मंथ बेसिस का सिचुएशन। अभी देखते हैं 1 मंथ पे क्या है। 1 मंथ पे अगर देखें तो करीब करीब ये रहा मेरा 17 दिसंबर यहाँ पर, ठीक है, ये रहा 17 दिसंबर। तो यहाँ से लेकर ओके, तो इसको हम लोग जूम कर लेते हैं तो इजी होगा। ओके, काफ़ी ज़्यादा ही जूम हो गया, सॉरी। तो ये रहा 17 दिसंबर, चलिए 16 दिसंबर ही पकड़ लेते हैं। 16 दिसंबर कहाँ गया, हाँ ये रहा 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर से आज तक अगर चेक करें तो सिचुएशन काफ़ी हद तक ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी इसमें इन डेप्थ एनालिसिस करें, क्या करना है, पहले चेक करना है कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। 1 मंथ बेसिस पे ये कहाँ पर जा रहा है, मतलब क्या चल रहा है इसमें। तो 1 मंथ बेसिस पे अगर देखें तो ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसको थोड़ा दूसरा कलर कर देते हैं, इसको चलिए इसको डीप ग्रीन कर देते हैं, हाँ ये वाला सही है। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 मंथ का, 1 मंथ बेसिस पे इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके ऊपर तो जा ही नहीं पाया है बंदा, तो 1 मंथ रेज ही लिख देते हैं, ठीक है। 1 मंथ रेज ही लिख देते हैं, रेज मतलब वो रेजिस्टेंस ही है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें यही वाला लाइन का, तो ये भाई दोनों तो सेम ही है, मतलब 3 मंथ और 1 मंथ बेस पे काफ़ी हद तक दोनों का सपोर्ट, आई मीन दोनों का सपोर्ट एक ही जगह पर ही आ रहा है, घुमा फिरा के। फिर भी हम लोग हाँ काफ़ी हद तक तो सिचुएशन ऐसा ही है, मतलब 3 मंथ 1 मंथ बेसिस पे अगर चेक करने की कोशिश करें तो यही था, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ थी यहाँ से और गिरता ही गया है, गिरते गिरते इधर पे आया है। तो 1 मंथ और 3 मंथ का लाइन काफ़ी हद तक बहुत क्लोज है, अब बोल सकते हैं कि सेम ही है। ये वाला ग्रीन लाइन है, तो ये वाला लाइन है बेसिकली, इसको फिर भी हम लोग मार्क कर देते हैं, क्या लग रहा है देख के, ये वाला नहीं, हाँ इधर, चलिए इसको लिख देते हैं 1 मंथ सपोर्ट, ठीक है। चलिए 3 मंथ सपोर्ट, 1 मंथ सपोर्ट देख लिया। तो फिलहाल तो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा आई मीन जो ये जो सपोर्ट लाइन है उसके आसपास ही घूम रहा है। अगर 5 डे बेसिस पे देखें, मतलब लास्ट का जो 5 दिन कैसा गया है, आई मीन लास्ट वीक का बोल रहे हैं हम, लास्ट वीक का बेसिस पे इस पे और थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो सिचुएशन था ऐसा, ठीक है। तो लास्ट वीक के बेसिस पे क्या था, ओके पहले लास्ट वीक का एनालिसिस करने से पहले एक बार वापस हम लोग 1 मंथ का देख लेते हैं। 1 मंथ पे और थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं क्या हम लोग। तो अभी तक हम लोग तो अभी स्टॉक मार्केट का चार्ट को हम लोग एनालिसिस किए, अभी समझते हैं जो सीजनलिटी वाला एनालिसिस है उस पर। तो काफ़ी हद तक जनवरी और फरवरी का महीना इसके लिए ऑन एन एवरेज नेगेटिव ही रहता है भाई, कुछ भी कर लो ये नेगेटिव ही रहता है, मतलब मोस्टली नेगेटिव ही रहता है। 2021 और 2020 2018 2017 को छोड़ के मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही रहा है। तो इसीलिए एवरेज मंथली परफॉर्मेंस आई मीन रिटर्न्स कुछ भी बता दो ये नेगेटिव ही देता है। उसके बाद मार्च के महीने से ये स्टार्ट करता है पॉजिटिव देना और कंटिन्यू होता है सिर्फ सितंबर को छोड़ के। और काफ़ी हद तक नवंबर के महीना, अगस्त का महीना, अप्रैल का महीना पे एकदम सॉलिड ग्रीन बन के बैठा हुआ है, मतलब ये एकदम ऊपर ऊपर के तरफ भागता रहता है, ठीक है।
तो सीजनलिटी एनालिसिस के बेसिस पे 2-3 महीना छोड़ के, मतलब पूरा साल में 2-3 महीना छोड़ के सिचुएशन ग्रीन ही रहता है, एवरेज अगर बोले। लेकिन लास्ट ईयर का अगर बात करें, मतलब 2024 का अगर बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेगेटिव ही चल रहा था। ठीक है, काफ़ी हद तक हम लोग सभी को पता है कि सिचुएशन क्या था। 2023 में भी करीब करीब नेगेटिव ही चल रहा था। तो इस साल ये कैसे चलेगा? फिलहाल अभी तक तो ये नेगेटिव ही है, 0.41% नेगेटिव ही है, मतलब इसका शेयर का जो भाव है। लेकिन क्या बोले, अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में पता चलेगा कि ये क्या कर सकता है। आई मीन पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो ये था सीजनलिटी एनालिसिस। बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओपिनियन। तो इन लोग का अभी देखो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओपिनियन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो ऑडिटर, मतलब जो भी ऑडिटर ने इन लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस किया था, वो क्या बोल रहा है एनालिसिस करने के बाद, मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस कैसा था। तो अगर ओपिनियन पे बात करते, ये रहा ओपिनियन। In our opinion, to the best of our information and according to the explanation given to us, the company has, in all material respects, an adequate internal financial control system over the financial reporting, and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31st 2024। तो बेसिकली क्या बोल रहा है 2024? तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जितना भी इंफॉर्मेशन इस ऑडिटर के पास अवेलेबल था, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और जितना भी ये लोग ने चेक किया है उसके बेसिस पे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी हद तक क्लियर कट, एकदम पूरा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। नॉट जस्ट दैट, कंपनी का अच्छा खासा ग्रिप कंट्रोल है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। उन लोग का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, फाइनेंशियल जितना भी डेटा वगैरह बैलेंस शीट्स में या फिर जहाँ पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, वो अच्छा खासा इन लोग के कंट्रोल में रहता है। और मतलब कहीं पर भी कोई ऐसा डाउट नहीं है। ठीक है, नीट एंड क्लीन रिपोर्टिंग है। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्राइटेरिया एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी, कंसिडरिंग द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स स्टेटेड ऑन द गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। सो बेसिकली जो CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, NM राजियन कंपनी, इन्होंने इन लोग का, मतलब ये वाला जो एल्काइम कंपनी है, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया था। तो अकॉर्डिंग टू देम ये वाला चीज़ आप लोग को, ये जो कंपनी एल्काइम कंपनी, इन लोग का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें मिल जाएगा। कोई भी एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, वहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर ओपिनियन, ये वाला वहाँ से ही मैंने लिया है। तो अकॉर्डिंग टू देम, तो अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन, काफ़ी हद तक फाइनेंशियल जो चीज़ें वगैरह कंपनी में रिपोर्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन, नीट एंड क्लीन, एकदम क्लियर कट है। तो ये था मेरा एनालिसिस। ये कम्प्लीटली एक एडुकेशनल एनालिसिस है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप लोग को इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट का एडवाइस सुनिए, देन उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो आई होप आप लोग को ये एनालिसिस समझ आया होगा, क्योंकि इस पे मैंने हर एक वो पॉइंट को एनालिसिस करके बताया है जो एक इंडिविजुअल को जानना चाहिए। इससे भी और भी अच्छा एनालिसिस हो सकता है, ऐसा नहीं है, मतलब यही एकदम टॉप नॉच एनालिसिस ऐसा नहीं, इससे भी और भी अच्छा एनालिसिस हो सकता है। आप लोग चाहेंगे तो वो भी मैं मतलब लाऊंगा। कंपनी का हर एक जगह पर हम लोग फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये फाइनेंशियल्स वगैरह पे नहीं, हर एक इम्पॉर्टेंट जगह पर हम लोग फोकस करेंगे, इंक्लूडिंग ये फाइनेंशियल, स्टॉक मार्केट का चार्ट, हर एक सिंगल पॉइंट, कहाँ से कितना बिजनेस हो रहा है, आई मीन कहाँ से कितना बिजनेस हो रहा है, मतलब हम लोग एनुअल रिपोर्ट को पढ़ेंगे, एनुअल रिपोर्ट में क्या है नहीं है, एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन है, कंपनी का जो प्रेजेंट जो मैनेजमेंट टीम है वो कैसा काम कर रहा है, ये सभी चीज़ें एनुअल रिपोर्ट में तो काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी हद तक मिलता भी है, मिलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे एनालिसिस करने का, समझने का कि कंपनी कैसा चल रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिए, और ऐसा और भी एनालिसिस आएगा, इससे भी अच्छा एनालिसिस लाने की कोशिश करूँगा मैं। तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।